नमस्कार साथियों, मैं कपिल चौधरी, एडिटर इन चीफ नोएडा व्यूज़। साथियों, आज हमारे साथ दीपक प्रतिहार जी है। हम उनके बारे में जानते हैं कि उनकी क्या क्या लाइफ है, क्या वो कर रहे हैं, पूरा परिचय जानते हैं आज उनके बारे में। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल और पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आज समय दिया और मेरे कुछ विचार है जो जानने की कोशिश आप कर रहे हैं। दीपक जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि दीपक कौन है, दीपक प्रतिहार जी। दीपक प्रतिहार अगर सरल शब्दों में कहें तो एक ऐसा युवा है जो राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह की जो सोच को आगे लेके बढ़ रहा है, लेकिन हमारी सोच हथियारों के बल की नहीं है। हम क्रांति करना चाहते हैं विचारों के बल पर। हम कलम से वैचारिक जागृति हम फैलाना चाहते हैं। बस एक वो समूह ही, एक वो युवाओं की सोच ही दीपक प्रतिहार है जी, क्योंकि जैसे प्रतिहार शब्द हमारे लिए भी नया ही है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग लगाते हैं अपने पीछे सरनेम लगाते हैं अपना। प्रतिहार हमने बिल्कुल अलग लगा आपका देख के। एक बार इसके बारे में और थोड़ा ब्रीफ से। प्रतिहार हमारे गुर्जर सम्राट थे जो मीर भोज प्रतिहार के नाम से थे, जो पूरा प्रतिहार वंश था जी और कहीं ना कहीं हम उन्हीं के वंशज हैं। जी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गोत्र और चीज़ें चेंज हुई। आपकी 6वीं से 7वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी तक वो वंश रहा और वंश ने केवल देशभक्ति के लिए कार्य किया। जी और मीर भोज जी का तो इस तरह का कार्यकाल रहा, जीवन काल की 60 साल वो संघर्ष बस इसलिए करते रहे जी कि समाज के लोगों के शोषण न हो। अरब आक्रमणकारी थे उस समय, वो अटैक करते थे, उनकी रक्षा के लिए वो प्रतिहार वंश लगा रहा। इसी को प्रेरणा लेते हुए मैंने अपने पीछे गोत्रवाद को हटाते हुए एक प्रतिहार कुल को आगे को मैंने बढ़ाते हुए अपने पीछे प्रतिहार शब्द प्रयोग किया है। जी अभी दीपक जी, आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं, जैसे सामाजिक क्षेत्र में है या राजनीति क्षेत्र में, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम पिछले 5 साल से सामाजिक अलग 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 प्लेटफार्म पर कार्य किया। हमने शिक्षा के पे किया, हमने चिकित्सा पे किया है और अभी कुछ महीनों से हाँ सभी का विचार था कि एक संगठन बनाया जाए और एक संगठन के झंडे के नीचे बैनर के तले हम काम करें। और लास्ट आप यकीन नहीं मानोगे कि 3 महीने हमारा संगठन हुआ है, मीर दल के नाम से है और आपके 5000 कार्यकर्ता उसमें जुड़ चुके हैं आज के दिन में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, इतने युवा जोशीले और इस तरह से कार्य कर रहे हैं वो दिन पे दिन कि उन्हें हमारे जो संगठन का जो कार्य क्षेत्र है और जो विचारधारा इतनी पसंद आ रही है कि आप 3000 में 5000 कार्यकर्ता हो जाना इस बात का परिणाम है। जो अहम मुद्दे हैं वो क्या है संगठन के, जिन पे संगठन काम करता है? देखिए, संगठन का जो अहम मुद्दा है शोषण के विरुद्ध जी और कानून के प्रति जागरूकता। और कहीं ना कहीं जब शोषण के विरुद्ध आप कार्य करोगे तो आपको कानून के प्रति जागरूकता करवानी पड़ेगी। जी जब आप कानून को जागरूकता करोगे, अवेयरनेस लाओगे लॉ के लिए, तो अपने आप ही शोषण के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हो। जी एक ही मकसद है जी संगठन का कि हर युवा को, देश के हर युवा को अपना संविधान का पता होना चाहिए, उसके अधिकारों का शोषण न हो। और जहाँ भी हमें ऐसे लगता है कि किसी युवा के अधिकारों, किसी भी व्यक्ति का, किसी मजदूर का, किसानों का, किसी भी किसी भी क्षेत्र में शोषण हो रहा है, तो हम संगठन हमारा उनके साथ खड़ा रहता है। जैसे जो संगठन है, तो आप इससे राजनीति में तो नहीं है, तो राजनीति आप किस पार्टी से करते हैं या अभी विचार है किसी पार्टी से करने का? नहीं, हम व्यक्तिगत से सब संगठन के सभी लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं और संगठन का किसी एक पार्टी के लिए ये नहीं है कि हम उठा के कि एक पूरा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हमारे संगठन का जो झुकाव है वो आम आदमी पार्टी के लिए है। आम आदमी पार्टी एक जातिवाद से ऊपर उठ के एक विकास के मार्ग पर चल रही है और कार्य कर रही है। हमारा झुकाव सभी ज़्यादातर संगठन के सदस्य आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और उससे प्रेरित है और राजनीतिक अवेयरनेस भी हम कर रहे हैं, उसमें हमारी अवेयरनेस है। दीपक जी, जहाँ तक मुझे पता है कि आप पहले मीडिया में थे, आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीच भी दिया करते थे, स्टूडेंट्स को भी, लोगों को भी पता है करते थे, तो अब राजनीति और इस संगठन में कैसे आना हुआ? देखिए, मेरी स्टार्टिंग जो थी वो क्रूडिमल कॉलेज से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं स्टूडेंट लाइफ से भी बहुत सारी एनजीओ से जुड़ा हुआ था।
वोमेंस राइट के लिए काम कर रहे थे, चाइल्ड्स राइट के लिए काम कर रहे थे। उसके बाद मैं मीडिया में आया। मीडिया में 7-8 साल का मेरा कैरियर रहा। लास्ट जो मेरी पोजीशन थी वो GNN से एज ए रिपोर्टर था, मैं सीनियर रिपोर्टर था। उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकिंग तो मेरी चलती रही है। मेरे आज भी कम से कम 100 स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पे हैं, जो पढ़ना छोड़ दिया था जिन्होंने, और जो एक अलग लाइफ में चले गए थे, जॉब कर रहे थे छोटी मोटी, लेकिन उनके अंदर घुटन थी। हमने मोटिवेट किया, क्लासें लगाई, वर्कशॉप किया। आप 100 के करीब हमारे आज भी स्टूडेंट उसमें बारीक कर रहे हैं। और इसी धीरे धीरे क्रम बढ़ता गया। सब लोग, अच्छे लोग मिलते गए, प्लेटफार्म मिलते गए। दिल्ली के बहुत सारे प्रोफेसर हमसे जुड़े हुए हैं, एक विचारधारा बनती रही। फिर अब ये सोशल मीडिया में हमारे क्षेत्र पर काम कर रहे, एक संगठन के प्लेटफार्म पे आ गए। अब राजनीति से हम जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, और हम समाज में परिवर्तन चाहते हैं। हमारा राजनीतिक जो उद्देश्य है, कोई सत्ता की हासिल नहीं करना, हमें परिवर्तन करना, ये मोटिव हम लेके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में और बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इस तरह से बिल्कुल जो आपका कार्य क्षेत्र रहा है स्टार्टिंग से। जी, मेरा बर्थ तो ग्रेटर नोएडा का है, और मेरे फादर और फैमिली 2000 के करीब, सन 2000 में 99 के करीब उन्होंने यहाँ से गांव छोड़ दिया था, और मोटिव था कि बच्चों को पढ़ाना है। और हम फिर दिल्ली में रहे। मेरी पूरी परवरिश दिल्ली की है, और दिल्ली से ही मैं आपका चिल्ला विलेज है, वहाँ से मैंने स्कूल पास आउट किया। मैं टॉपर रहा हूँ अपने का स्कूल का। और मेरी फर्स्ट लिस्ट में मेरी 87% थे मेरे, और क्रोडिकल कॉलेज से मैंने एडमिशन लिया क्रोडिकल कॉलेज में, और हिंदी लिटरेचर मेरे पास रहा है। वहीं से मेरी मास्टर डिग्री है। फिर वहीं से दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी जर्नलिज्म है। क्या, तो बस वही वो पूरा सर्किल था उस दौरान। और उसी सर्किल से जुड़ते जुड़ते, आपको पता है नॉर्थ यूनिवर्सिटी का तो एक माहौल है कुछ वर्क करने का। कुछ जैनू के मित्र थे, कुछ क्रोडीमल के, हंसराज के, उनके उन्हीं सर्किल को बढ़ते हुए सोशल फील्ड में, फिर मीडिया में, इसी तरह से मेरा सिलसिला चलता आया है। और आप आज देखिए कि मैं पीछे का जब लाइफ देखता हूँ कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से, और एक युवा आज 3-4 प्रदेशों में हमारे साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि मैंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं जो इतने युवा मुझसे जुड़ गए हैं। आप जैसे पढ़ाई में तो काफ़ी होनहार रहे हैं, अपने अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, अब तक आप मीडिया में भी रहे हैं। तो आपका जैसे फ्यूचर को लेकर के क्या वो है कि संगठन को किस तरह इसको एक्सपेंड किया जाए और ज़्यादा बढ़ाया जाए, कुछ इसके जो कार्य क्षेत्र हैं या उसमें भी कुछ इजाफा किया जाए? देखिए, अभी हमने इस जो संगठन है, इसका जो मोटिव है, सेंटर पॉइंट हमारा है शोषण के विरुद्ध, और लॉ को शोषण के विरुद्ध के लिए हमने लॉ अवेयरनेस कर रहे हैं। अभी हम 3 सेंटर अप्रैल से ओपन कर रहे हैं, और सेंटरों का नाम है लीगल एडवाइजरी, लॉ लीगल एडवाइजरी हम कर रहे हैं। और उस सेंटरों के अंदर हम निःशुल्क कानूनी जो सलाह होती है वो दे रहे हैं। कानूनी सलाह में आपका सिविल का हो, फौजेदारी का हो, या कोई और जुड़ता हो, या छोटे लेवल पर आपको चौकी का या कोई भी मैटर इस तरह का हो, आप आइए सेंटर के अंदर, आपको हेल्प मिलेगी, कानूनी हेल्प मिलेगी। आपके राइट के बारे में हम बताएंगे। दूसरा, हमारे सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी वकीलों से बातें हो रही हैं, जज से बात हो रही है, इसी तरह हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हर ज़िले में हम धीरे धीरे सेंटर ओपन करेंगे। पूरी टीम हमारी, हर ज़िले में हम ये धीरे धीरे, अभी गौतम बुद्ध नगर में अप्रैल में आपके 3 सेंटर, आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दादरी आपका ये ओपन हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश, फिर प्रदेश लेवल पे, राजस्थान में, इस तरह से हम ओपन कर रहे हैं। हमारा पूरा मोटिव ये है कि कानून हर बच्चे को पता हो, इस देश का कानून क्या है, जो आपके अधिकारों का हनन न हो सके। नहीं, अगर जैसे किसी को अपने अधिकारों का पता लग जाए तो वो हनन वैसे ही नहीं हो पाएगा उसका, क्योंकि हमारा जो नौजवान है उनको भी नहीं पता कि उनके अधिकार क्या हैं, तो मांगे क्या? जब तक खुद को ही नहीं पता रहेगा तो कैसे मांग पाएगा? अब आप हमें बताइए कि आपका राजनीति में जैसे आप कर रहे हो, अभी स्टार्टिंग की है, तो कोई चुनाव वगैरह लड़ने का क्या प्लान है? अभी आगे फ्यूचर में लड़ोगे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि लड़ना चाहिए। देखो, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि अगर राजनीतिक प्लेटफार्म पे आप जागरूक नहीं होंगे तो वहाँ पे ऐसे लोग जाके बैठ जाएंगे जिन्हें केवल भ्रष्टाचार करना है, उन्हें और कुछ नहीं करना। उनका मोटिव ये होता है कि बस आप सत्ता,
मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। आप दिल्ली एनसीआर में देखिए, और जहाँ पे थोड़ा धन ज़्यादा आ गया है उन युवाओं पे जिन पे शिक्षा कम है, फिर उसके बाद वो राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, उन पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और वो चीज़ों को करके वो केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं, पर्सनल लीडरशिप करना चाहते हैं, और करके वो सत्ता हासिल की पावर से भ्रष्टाचार करेंगे। उनका मकसद ये है, बस नेम है और पैसा है, उनका मकसद ये है। पर हमारा मकसद ये है कि आप राजनीति में आइए और इस भ्रम को तोड़िए कि केवल अमीर लोग और सत्ता के लालची ही राजनीति में नहीं जा सकते। जो युवा जागरूक हैं उन्हें अवेयरनेस होनी चाहिए, उन्हें राजनीति में जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। अगर उन्हें ऐसा अवसर मिल रहा है तो लड़ना चाहिए। और रही बात मेरी, अगर पार्टी कहेगी मुझसे, और ये तो हाईकमान के ऊपर बात है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ज़रूर लड़ूंगा। जैसे आजकल युवाओं में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप एक युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि वो कुछ ना कुछ रोज़गार की तरफ बढ़े या जॉब की तरफ कुछ बढ़े? उन्हें कैसा मैसेज दीजिए जिससे कि कुछ उन्हें फ़ायदा हो? देखिए, मैं आपको पहले ही कह रहा था कि शोषण केवल किसी व्यक्ति द्वारा ही नहीं होता। हाँ जी। शोषण परिस्थितियों और टेक्नोलॉजी और बढ़ता हुआ जो प्रशासन के अलग अलग रूल हैं उनसे भी होता है। कभी हमारे यहाँ पे युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं ऐसे जो बेरोजगार हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि गवर्नमेंट में क्या क्या अब नई सूचनाएं, नई कहीं पे जॉबें, क्या इंडस्ट्रीज हमारी आ रही है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ग्रेटर नोएडा के पास इतनी सारी कंपनियां आ रही हैं। पहली बात तो कि हमारे युवाओं को ये नहीं पता कि किस कंपनी में कहाँ पे अप्लाई करना है। वो उन्हें ये पता नहीं कि आपका पैरामीटर क्या है और आपको यहाँ जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। एक अवेयरनेस ही तो है कि वो शोषण ही तो हो रहा है, कि अवेयरनेस नहीं है, एक तरह से शोषण हो रहा है। दूसरा, वो जो कंपनियां आ रही हैं और कंपनियां जो शोषण कर रही हैं, कह रही हैं कि हम लोकल को नहीं लेंगे, हम इसको नहीं लेंगे, तो वो शोषण ही तो है, वो बेरोजगारी तो है। तो इस तरह मैं दिल्ली एनसीआर के युवाओं को कहता हूँ कि आप लॉ के लिए जागरूक रहिए। जब आप सारा लॉ पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं और कौन सी बाहर की इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कि इस वर्तमान टाइम में कि चल क्या रहा है, कि कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। तो बेरोजगारी तो ऐसी आपकी समाप्त होगी। अब मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि अभी लास्ट टाइम कुछ सालों से एग्रीकल्चर, जो फार्मिंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर था, उसमें इतने स्कोप नहीं थे। जब धीरे धीरे उसके राइट आने लगे और उनके पता चलने लगा, ठीक है, इंडस्ट्रीज आने लगी, लोग सर्च करने लगे भी ऑर्गेनिक होता है। कहीं ना कहीं देखिए आप रामदेव जी की ये तो है खासियत कि उनकी वजह से ये प्रसिद्ध हुआ। तो अब धीरे धीरे वो अवसर मिलने लगे, अब उन्हें रोजगार मिलने लगे। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए राइट के लिए, और वो तभी होगी जब आप धीरे धीरे उन्हें जागरूक करेंगे, पढ़ेंगे, कोशिश करो। हाँ जी, दीपक जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। धन्यवाद। मैं फिर से नोएडा व्यूज की पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ और आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। वंदे मातरम।